अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र के रोशनटुड्डा गांव में पैसे नहीं देने के कारण एक युवक ने अपनी नानी और मां पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग नानी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक की मां गंभीर रूप से घायल है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घायल मां को इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। घटना में संतोष पंडित और इसका सहयोग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वारदात के पीछे नाती संतोष द्वारा लगातार पैसे की मांग करने की वजह बताई जा रही है। घर में आपसी कलह था, उस कलह की वजह से इसका जो नाती थे, जानकारी हमें मिला है कि कुछ ज़मीन बिक्री की थी इस दादी ने। वही पैसे के लालच से वो नाती मांग कर रहा था और नहीं देने के कारण ये ऐसा हादसा हुआ है। संतोष पंडित है। कहाँ के रहने वाला था? रोशनटुड्डा था। वार्ड नंबर 31 के बरवाड़ी पुराना क्वार्टर के रहने वाले मोहम्मद मुमताज का 10 वर्षीय पुत्र अशफाक उर्फ मोनू बीते 26 तारीख से गायब है। इस संबंध में बच्चे के पिता मोहम्मद मुमताज ने बताया कि उनका पुत्र 26 तारीख को 7 बजे घर से खेलने की बात कहकर निकला था, जो अभी तक वापस नहीं आया है। उन्होंने आसपास के घर, मोहल्ले और जान पहचान के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। इसे लेकर नगर थाना में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से उन्होंने जल्द बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाई है। वो उसको खोज रहे, चारों साल खोज रहे, कहीं नहीं मिला। बच्चा मोहम्मद अफाक, पुकारो नाम मोनू, बरवाड़ी पुलिस लाइन गिरिडीह रहने वाला है। और थाना में भी आवेदन दिए हैं, थाना में भी आवेदन देने के बाद भी नहीं मिला है। हम लोग तो चारों साल खोज से थक चुके हैं। मजदूर को चारों साल खोज से थक चुके, कहीं नहीं। गाय भाई 6 बजे शाम से बरवाड़ी पुलिस लाइन से वो बोल के गया था अपना माँ से पूरा साथ। क्या बोल के गया था? बोला खाली सही बोल भी गया, अपनी पूरा साथ है। उसका आगे फिर कुछ पता नहीं मिला। और ये क्या बोलता है, इसका नाम नील गगन पास कोई हमको बोला कि वहाँ पे सोया हुआ था, चाय दुकान वाला था। वो बोला कि बच्चा यहाँ पर रात में सोया हुआ था 8 साढ़े 8 बजे लगभग। हम उससे पूछे कि आप फिर उसको देखे भाई? तो बोला नहीं, हम दुकान बंद करके चल गए, हमको पता ना है। और वहाँ पे सीसी कैमरा भी चेक करने का पता चल सकता है कि वो बच्चा कहाँ गया है। वो बच्चा है 26 तारीख रात से गया है, बृहस्पति की बात था। पूरा हम अपने जितना हमें जोर ना रहे सब जगह ढूंढ, सब जगह पता कर चुके। तो कोई बात ना था, कोई लड़ाई झगड़ा ना था। और बच्चा का डाटा भी ना था। खाली माँ उससे बोला था कि बेटा तू कहाँ गया था? तो बोला माँ कहीं ना गया था, हम तुरंत आ गए, बस इतने ही बोल रही थी। वो है 10 साल का। क्या नाम है उसका? नाम उसका है मोहम्मद मोनू अशफाक। उसका रियल नाम है मोहम्मद अशफाक, पुकारो नाम है मोनू। और हाफ पैंट पहना हुआ काला कलर का और गुलाबी कलर का गंजी टी शर्ट पहना हुआ है। जिस भाइयों को मिले वो खबर कर दें। शनिवार को ऑर्किड मेडिकल सेंटर के द्वारा होटल अशोका गिरिडीह में कार्डियोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं सीएमई आयोजित की गई। ऑर्किड मेडिकल सेंटर के न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद माधव एवं हृदय रोग विशेषज्ञ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बताया गया कि
इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य गिरिडीह वासियों को अपने निकटतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ऑर्किड रांची की सुविधाओं से अवगत कराना था। बताया गया कि ऑर्किड हॉस्पिटल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराने वाला झारखंड का एक किफायती अस्पताल है, जहां सभी वर्ग के लोग गुणवत्ता युक्त चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में 35 से अधिक चिकित्सक उपस्थित थे। कार्यक्रम में आधुनिक इलाज व मेडिकल साइंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से किया है और डीएम कार्डियोलॉजी मैंने सीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना से पास किया है। इस समय मैं ऑर्किड मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज ऑर्किड मेडिकल सेंटर के लॉन्च से आज मैंने अपने शहर में, मैं गिरिडीह का ही रहने वाला हूँ, अपने गिरिडीह वासियों के लिए एक कार्डियोलॉजी का कैंप लगाया, साथ में न्यूरोलॉजी का कैंप लगाया। जैसे डॉक्टर गोविंद ने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे शहर में जो है एक सुपर स्पेशलिटी विभाग, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इसकी कमी है। फिजिशियंस बहुत हैं, लेकिन एक सुपर स्पेशलिटी जो डिपार्टमेंट होता है कि इसकी सुविधा आपको शहर में अभी तक नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आज मैं अपने शहर आया वापस। यहाँ के शहर वासियों के लिए हार्ट का एक कैंप लगाया और हर तरह के हार्ट के मरीज कैंप में आए, चाहे वो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हों, चाहे सांस फूलने के पेशेंट्स हों, चाहे हार्ट की धड़कन खराब होने वाली बीमारी हो। सबके लिए हमने सबका इलाज किया। सबके लिए जितने भी फ्री मेडिसिन हो सकते थे उनके लिए हमने अरेंज किया, उनको बढ़वाया। जो सलाह उनको चाहिए आगे की लाइफ के लिए, जिससे वो हमेशा बेहतर रह सके, हेल्दी रह सके, उनको हमने सलाह दिया, उनको जागरूक किया। न्यूरो फिजिशियन 10 ही, न्यूरो सर्जन ज़्यादा है यहाँ पे, 25-30 के आसपास होंगे। हाँ, तो न्यूरो की वो बीमारी जिसमें दवाई से इलाज होता है, या जब समझ में नहीं आए कि न्यूरो की कौन सी बीमारी, न्यूरोलॉजिस्ट कितने हैं, वही न्यूरो फिजिशियन की मैं बात कर रहा था, वो 10 के आसपास होंगे। ट्यूमर कई तरह के होते हैं, कुछ में कीमोथेरेपी दी जाती है, कुछ में सर्जरी दी जाती है और कुछ में रेडियोथेरेपी होती है। तो कीमोथेरेपी में जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयों के सहारे ही उनका इलाज होता है। निर्भर ये करता है कि ट्यूमर किस तरह का है। तो ये तो उसकी MRI करके और जरूरत पड़ने पर बायोप्सी करके उसके आधार पर पता लगाया जाता है और उसके हिसाब से अगर उस टाइप की होंगी तो उसमें दवाइयों से भी इलाज होता है। ब्रेन ट्यूमर किस टाइप का है? अधिकतर ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी और रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। कुछ एक ट्यूमर ही ऐसे हैं जिसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, बहुत कम है। अधिकतर ट्यूमर में सर्जरी की जरूरत पड़ती है और सर्जरी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका साइज बहुत ज्यादा हो गया तो वो बाकी के जो नॉर्मल बचे ब्रेन है उसको भी नुकसान पहुंचाता है और एक अवस्था के बाद सर्जरी करा के भी कोई फायदा नहीं। अक्सर लोगों में हिचकिचाहट होती है कि ट्यूमर है, हम कभी आयुर्वेद, कभी होम्योपैथ, कभी देसी इलाज करा करके देखते हैं कि शायद बरतना चाहिए। ऑपरेशन के बाद जनरली कुछ लोगों को दौरे की दवाई लंबे समय तक चलनी पड़ती है, या कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसके दोबारा होने की संभावना होती है, तो उसमें समय समय पर जैसे डॉक्टर की सलाह हो उसके हिसाब से CT स्कैन या MRI कराते रहने की जरूरत पड़ती है। एक और चीज पर मैं जोर डालना चाहूंगा, लकवा या पैरालिसिस की जो बीमारी होती है, इसमें अक्सर लोग अपना BP समय पर चेक नहीं कराते। 40 साल के बाद हर आदमी को अपना BP चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग तब पहली बार जानते हैं उन्हें BP की बीमारी है जब उन्हें हार्ट अटैक आता है या ब्रेन में स्ट्रोक या लकवा पड़ता है। अभी कार्डियोलॉजी डॉक्टर फरहान है, ये भी बताएंगे आपको BP के बारे में। शुरुआती दौर में जब किसी को BP पता चलता है तो वो अक्सर कोशिश करते हैं कि दवाई न खानी पड़े। लोगों के मन में ऐसा भ्रम है कि अगर एक बार दवाई शुरू करेंगे तो जिंदगी भर वो दवाई वाले बन जाएंगे या शरीर कमजोर पड़ जाएगा। उसके चक्कर में कुछ लोग परहेज करते हैं, कुछ लोग तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, जिससे असल में BP तो नहीं कम होता, क्षणिक मानसिक संतुष्टि मिलती है और बाद में उसके गंभीर परिणाम होते हैं। तो लकवा का सबसे अच्छा इलाज है लकवा होने ही नहीं देना, क्योंकि एक बार लकवा हो जाए तो शरीर का काफी हद तक नुकसान हो जाता है। हालांकि समय पर उसका इलाज किया जाए, जैसे कि अगर किसी को लकवा हो 4 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाए वो, तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको देकर के लकवे के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अक्सर मरीज ऐसे होते हैं जो काफी देर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो फिर हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। तो लोगों के लिए यही सलाह रहेगी कि समय पर BP जरूर जांच कराएं, और अगर किसी को लकवा के लक्षण आए तो जितनी जल्दी हो सके ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट हो, जहां पे CT स्कैन MRI की सुविधा हो, ताकि समय पर अगर इलाज कराएं तो वो बेहतर वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं लकवाग्रस्त आदमी घर में, परिवार में जिंदा लाश बनकर रह जाता है। क्या लक्षण है लकवा का?
लकवा के बारे में एक ही चीज जानना है, जो स्ट्रोक जिसको बोलते हैं कि अचानक से, मतलब चुटकी भर पहले आदमी ठीक था, चुटकी भर बाद ही या तो उसकी आवाज खराब हो जाए, या वो बेहोशी की हालत में जाने लगे, या शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे, या चेहरा टेढ़ा हो जाए। इसे हम कोड बना के याद रखते हैं, फास्ट। बेंगाबाद प्रखंड स्थित फिटकोरिया गांव में बने नए सरकारी मध्य विद्यालय की बिल्डिंग व आंगनबाड़ी केंद्र टापू में तब्दील हो गया है। गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल परिसर में घुटने तक पानी जमा हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय और आंगनबाड़ी का केंद्र टापू में बदल गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। पानी जमा होने की वजह से शिक्षक भी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। बताया जाता है कि यह बिल्डिंग पिछले साल ही बनी है, लेकिन बनाते समय पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण आंगनबाड़ी और मध्य विद्यालय पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। पांडेडी स्थित मैगजीनिया में बड़े ही धूमधाम से मां मनसा की पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि यहां कई वर्षों से प्रतिमा स्थापित कर मां मनसा की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के बाद यहां भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक स्टेशन रोड स्थित अकादमी के प्रांगण में हुई। बैठक की अध्यक्षता संरक्षक राजेंद्र सिंह ने की, वही मंच संचालन कन्हैया सिंह ने किया। बैठक में समाज की एकता, संगठन मजबूती पर विशेष ध्यान देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। मौके पर अपूर्व सिंह ने कहा कि समाज 2 गुटों में बंटता जा रहा है। समाज को धारदार बनाने के लिए एक मंच पर सभी को आना है। संगठन जल्द ही बैठक कर समाज को एक मंच पर लाने की पूरी कोशिश करेगा। बैठक में मुख्य रूप से बहादुर सिंह, गुड्डू सिंह, संजीत सिंह पप्पू, राजेश सिंह, सर्वेश सिंह, अवधेश सिंह, दिनेश कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह, उमा शंकर सिंह, राजेश कुमार सिंह सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। ये कल्याण समाज के संगठन के मजबूती पे आज बैठक कर रहे हैं। हम लोगों का समाज धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। इसको सशक्त बनाने के लिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में एक आम सभा के रूप में परिवर्तित करके, और उसमें चाह रहे हैं कि मैंने हम लोगों का संगठन बहुत मजबूत हो। अध्यक्ष चाहे को भी हो, उससे लेना देना नहीं। अध्यक्ष का तो एक नियत समय होता है। ऐसे संवैधानिक भी हम लोगों का ही में है कि नहीं कि 2 साल के बाद अध्यक्ष की खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोग अपना मनमाने तरीके से करते हैं, तो उस पर कोई क्या कर सकता है। तो उसी का ये है कि नहीं कि आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं, और इस पर हम लोग बैठक करके आगे की नीति तय करेंगे। आज अनेकों वर्षों से लगभग 72-73 से चल रहा है। इसमें जब भी कोई अध्यक्ष की चुनाव हुआ, सर्वसम्मत से किया गया, और 2002 में एक संविधान बना इसका, जिसमें हमारे बड़े वकील रविंदर प्रसाद सिंह थे, जो आज नहीं हम लोगों के बीच हैं। अब उस आधार पर हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्षत्रिय समाज सशक्त इसको बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ व्यक्ति आज से 1 सप्ताह पहले मिल करके निर्णय लिया कि 29 तारीख को अधिक से अधिक लोगों को बुला करके विचार रखा जाए, और इस विचार को पहले कुछ दिनों तक आपस में विचार विमर्श करके, और तब हम लोग उस संविधान के अनुसार ही हम लोग कोई कार्य करें और अपने समाज को सशक्त बनाने का कोशिश करें। इसी उद्देश्य को लेकर के इस समाज का आज बैठक है। आज जो जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की जो बैठक अभी चल रही है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य
समाज को पुनः जोड़ते हुए पूरे जिला स्तर पर एक परिवार के भांति आपस में निर्माण करना, यही संगठन का मुख्य मकसद है। क्योंकि इसके पहले भी 2001 से 2003 तक जो जिला क्षत्रिय कल्याण समाज का संगठन था, जिसमें कई सामाजिक कार्य हुए और सारे लोग एक परिवार के भांति दिखते थे, कतिपय कारणों से बीच के पीरियड में कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जुटे इसमें, जिन्होंने समाज को स्वहित के लिए समाज का उपयोग किया। तो हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी समाज का नेतृत्व करता अगर स्वहित के दृष्टिकोण से समाज को आगे ले जाना चाहेगा तो समाज में बिखराव होगा। समाज में जब जोड़ना है तो नेतृत्वकर्ता को समाज के भावनाओं को आगे रख के ही समाज का निर्णय तय करना होगा, समाज के मुद्दे को तय करना होगा, तभी समाज सशक्त होगा। आज हमारा जिला क्षत्रिय कल्याण समाज कहीं न कहीं पॉकेट संस्था बन के रह गया है। इस भ्रम से और इस संक्रमण से उबरने के लिए सारे जिला के सारे क्षत्रियों में एक बेचैनी है कि जो मकसद या जो उपलब्धि हम लोगों ने 2001 से 2003 तक जो प्राप्त किया था, लोग उन्हें पुनः प्राप्त करें। जमुआ में रविवार को इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग के ग्राउंड में 4 संगठनों ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया। जनता की आवाज, जन जन की आवाज, सुकन्या राहत फाउंडेशन एवं ग्लोबल इंडिया ट्रस्ट ने आवाज दो हम एक है नामक एक मंच का गठन कर जन मुद्दों पर धारदार आंदोलन करने का निर्णय लिया। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष रामकृष्ण विश्वकर्मा, महासचिव अजीत राय चुने गए, वहीं तत्काल कोषाध्यक्ष रामदेव सोनी बनाए गए। कार्यक्रम में धर्मेंद्र यादव, अनुज सेठ, अजित राय, सूर्यकांत वर्मा, रतन पांडे, विनोद वर्मा, नसीब अली, योगेश कुमार पांडे सहित संगठन के कई लोग मौजूद थे। इंपीरियल स्कूल जम्बुआ में जन जन की आवाज़, जनता की आवाज़ और सब बहुत सारे जो संगठन थे अलग अलग चल रहे थे। आदरणीय बड़े भैया सुधीर द्विवेदी जी के अथक प्रयास से आज सारे हम लोग मिल के सारा संगठन को एक साथ मिला दिए और एक संगठन बनाए। चूँकि हम सभी संगठनों का मतलब है जनता की सेवा करना, हर एक निरीह व्यक्ति तक पहुंचना। जब सभी का मकसद, सभी संगठन का मकसद यही है, तो हम लोग फिर से विचार किए कि क्यों ना सब एक ही साथ मिल के और बेहतर ढंग से काम करें। और इसी के तत्वाधान में आज हम लोग इंपीरियल स्कूल में बैठक किए। आज इंपीरियल स्कूल के प्रांगण में जन जन की आवाज़, जनता की आवाज़, सुकन्या राहत फाउंडेशन, ये 3 संगठन का विलय हुआ है और उसका भी हम लोगों ने नाम दिया है आवाज़ दो हम एक हैं, जनता की आवाज़ उफ जन जन की आवाज़। ये संगठन बहुत वर्षों से चली आ रही है और इस संगठन का काम है और दायित्व है कि जनता के पास पहुंचना, वैसे जनता के पास जहां सरकार की आशा की किरण समाप्त हो जाती है, वहां आवाज़ जो हम जनता की आवाज़ और जन जन की आवाज़ के लोग पहुंचकर उनकी आवाज़ बनते हैं, उनके दुख सुख में भागीदारी बनते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का उनका सहयोग हो, ये संगठन करती है और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने की भरपूर कोशिश ये संगठन का रहा है और रहेगा। जन की आवाज़, जनता की आवाज़ और सुकन्या राहत फाउंडेशन, ये तीनों का विलय हुआ है और इस संगठन स्तर पर विशुद्ध रूप से समाज सेवा हम लोग करते हैं। जो भी जनता का समस्या होती है उस समस्याओं को उजागर करते हुए उसका निदान की दिशा में हम लोग पहल करते हैं। इस संगठन का मूल उद्देश्य है। अभी आप देख रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं
जो मूल भावना है पंचायती राज व्यवस्था का, उस मूल भावना से हट के वो लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, अगर ये सरकार जो निचला सरकार है पंचायत की, अगर वो ईमानदार सरकार हो तो कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अगर वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है तो सारा समस्या का जड़ वहीं से होता है। और जो अधिकारी अगर अभी बेलगाम हो गए हैं, भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष